Hello students, welcome to video lecture series of measurement and instrumentation or instrumentation control. Myself Kapil Dhama, Assistant Professor Electronics and Telecommunication Department at St. Andrews of Institute of Technology and Management, फारूक नगर गुरुग्राम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, हमने फर्स्ट लेक्चर्स में डिफाइन किया मेजरमेंट के जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम की वेरियस स्टेजेस को डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को देखा और हमने साथ ही साथ स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशंस के बारे में डिस्कशन किया। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रिलिमिनरी फर्स्ट यूनिट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लेक्चर ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आई होप कि आप पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो आपने एंजॉय किया होगा। चलिए इस लेक्चर्स को हम देखते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस लेक्चर के अंदर हम यह देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर क्लासीफाई होती हैं मेजरली 2 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड अनदर वन इज द डायनेमिक। तो इसके ऊपर भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से बनता है। तो एक जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम और एक स्टैटिक डायनेमिक करेक्टरिस्टिक, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक हमारा एक यूनिट 1 के अंदर कवर कर दिया करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 हम छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो हमारा इसके अंदर यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कुछ टर्म्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाया करता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के अलावा अगर लेंथ क्वेश्चन नहीं बने तो वो फिर शॉर्ट नोट में या डेफिनेशन वाइज कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ यू डिफाइन या हाउ यू डिस्टिंग्विश द एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। जैसे कि आप देख रहे हो कि पहली डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू अ ट्रू वैल्यू। यानी कि एक्यूरेसी कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ द क्लोजनेस विद विच इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू। जितनी ज़्यादा, सपोज करिए कि अगर मैंने अपनी ट्रू वैल्यू 10 मान रखी है और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने ऑपरेट करवाता हूँ, तो वो कितना क्लोज पहुँचता है उस 10 वैल्यू के पास। तो जितना ज़्यादा वो 10 वैल्यू के पास पहुँचेगा उतना ही मेरी उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बेटर होगी। जैसे कि एक्यूरेसी को हम थोड़ा सा और डिफाइन करें, जैसे अब मेरे पास उस इंस्ट्रूमेंट का 9.9 आया, तो 10 से वो कितना कम पड़ रहा है, 0.01 कंपेयर कर रहा है, तो एक्यूरेसी उसकी बहुत हाई है। इवन दो कि एक्यूरेसी 9.1 या 9.15 ये भी एक्यूरेट हैं, बट ये 9.9 वाला मोस्ट एक्यूरेट है। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब है कि जितना ज़्यादा करीब होगा, जितना ज़्यादा क्लोज होगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज द एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मीन्स द कन्फर्मिटी टू ट्रूथ। ओके, so it is a very important point. The next one is the precision. So precision is just opposite to the accuracy. That is, it is a measure of reproducibility of same reading again and again. है ना, कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि यदि मैं सेम इंस्ट्रूमेंट को दोबारा कई बार उसको रिपीट करता हूँ, कई बार उसको ऑपरेट करता हूँ, तो क्या वो सेम रीडिंग दे पा रहा है। यदि वो दे पा रहा है तो उसकी प्रिसाइजन जो है अच्छी है। तो इट इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी इन रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इट इंडिकेट कंसिस्टेंसी इन द रीडिंग ऑफ द मतलब कि हर बार जब भी ऑपरेट करूं तो वो रीडिंग जो प्रीवियस दी थी वो दोबारा ही उसको देनी पड़े, या फ्यूचर में वो दोबारा उसको डिफाइन करे। तो जितनी बार वो दिखाएगा उतनी बार मैं कहूँगा कि ये इंस्ट्रूमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज़ में या प्रेजेंट वैल्यूज़ में वो उतना ही अच्छा दिखा पा रहा है जितना कि वो पहले दिखा पा रहा था। तो प्रिसाइजन का टर्म्स में वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। बात करते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन इंडेक्स। मींस प्रिसीजन का एक ऐसा इंडेक्स जो कि डिस्क्राइब करता है स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ रिजल्ट्स अबाउट सम सेंट्रल वैल्यू, दैट इज मीन वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू यानी कि वही बात, जैसे कि ट्रू वैल्यू के आसपास जितनी बार वो सेम रीडिंग्स को अप्रोच करेगा तो उसकी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी डजंट मीन्स कि ये प्रिसाइजन और एक्यूरेसी आपस में एक दूसरे से इंटरलेटेड नहीं। प्रिसाइजन का मतलब है सेम रीडिंग अगेन एंड अगेन, कितनी बार वो सेम रीडिंग दे पा रहा है, और एक्यूरेसी ये है कि ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक पहुंच पा रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। वी हैव सम little bit points which we should remember while
distinguishing the instrument accuracy and precision. That is first point is accuracy of instrument can be improved by recalibrated the instrument, है ना. कहता है कि आप सपोज करो कि आपकी एक इंस्ट्रूमेंट है 10 को काफ़ी बार दे पा रहा था बट अब 9.9 दे रहा है, तो वो क्या है, रिकैलिब्रेट करके वो 10 को अचीव किया जा सकता है. दूसरा है प्रीसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी इम्प्रूव बिकॉज इट इज़ डिजाइन बाय द करेक्टरिस्टिक्स, है ना. प्रीसीजन को कभी भी हम ऑपरेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इसकी डिजाइनिंग की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से. तीसरा पॉइंट है एक्यूरेसी मे बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स ऑफ एरर, है ना. प्रिसीजन प्रिक्विजिट ऑफ एक्यूरेसी. लास्ट वन इज ए हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन हाईली एक्यूरेट बिकॉज इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट ऑफ हाई प्रिसीजन. Okay students, so this is all about the discussion of precision and accuracy which is comes under static and dynamic characteristics. Next is sensitivity and resolution. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि sensitivity and resolution को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो चूंकि ये एक पार्ट है स्टैटिक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरली. तो सेंसिटिविटी इसको कैसे डिफाइन किया है, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट क्वांटिटी. यानी कि किसी भी वैल्यूज़ को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऑब्जर्वेशन को या उसकी सेंसिटिविटी से हम ऐसे नाप सकते हैं कि यदि हम उसकी इनपुट क्वांटिटी और आउटपुट क्वांटिटी का रेशियो ले लें और हम देखें कि उस जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू इन द आउटपुट और जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इन द इनपुट, तो चेंज यानी डेल्टा एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आई, इट इज गिव द रेशियो ऑफ द सेंसिटिविटी, है ना. तो ये पूरा जो रिजल्ट है वो आपको क्या देगा, सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी. नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन. Next one is student resolution. It is defined as the smallest change or minimum change of input quantity which can be measured with an instrument. कहता है कि सपोज करो कि अगर सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन के बारे में अगर डिफाइन करें तो सेंसिटिविटी में हमने ये डिफाइन किया कि आउटपुट और इनपुट के बीच में जो चेंजेस होगा उसका रेशियो डिफाइन करेगा सेंसिटिविटी को किसी का इंस्ट्रूमेंट का. जबकि हम रेजोल्यूशन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो ये कहता है कि यदि थोड़ा सा भी चेंज अगर इनपुट में हमें दिखे जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ अपनी विजिबल आइज से, तो वो है हमारा रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा तभी होगा जब आपके किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग की जो स्केल है, डिवीजन है, वो और भी अच्छी तरीके से क्लासीफाई होंगी. मगर यहाँ पे एक लिमिट है कि आप अगर स्केल की रीडिंग्स को और डिवीजन में डिवाइड करोगे तो आपका जो साइज़ है स्केल का वो बढ़ेगा. साइज ऑफ स्केल बढ़ेगा तो इसका मतलब है सर्किटरी बढ़ेगा. सर्किटरी बढ़ेगा तो सिस्टम क्या होगा, बल्कि होगा. बल्कि होने से क्या होगा, आपका सिस्टम स्लो भी होगा और कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो रेजोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट हद तक आप इसको अचीव कर सकते हैं. तो इसलिए आप देखते हैं कि आजकल के टुडे सिनेरियो में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे. और इसमें नोट करने वाली बात ये है सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर नॉट इम्प्रूव्ड, है ना, बिकॉज इट इज डिजाइन टाइम करेक्टरिस्टिक्स बट रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिकैलिब्रेटिंग द स्केल. तो ये कह रहा है कि रिकैलिब्रेट करके स्केल को रेजोल्यूशन तो इम्प्रूव कर सकते हो और डिजाइनिंग द करेक्टरिस्टिक करके आप ऐसा नहीं है कि आप सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर दोगे. सेंसिटिविटी इम्प्रूव नहीं हो सकती. जबकि रेजोल्यूशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है कि स्केल में थोड़ा सा और मैं डिवीजन कर लूँ तो उससे क्या होगा कि छोटा भी डिफ्लेक्शन आपको पकड़ में आ जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसमें छोटे से छोटे इनपुट की वेरिएशंस में भी हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम बड़ा सेंसिटिव नेचर का है, ये बड़ा रेजोल्यूशन इसका अच्छा है. मगर रेजोल्यूशन में भी दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे साइज़ भी बढ़ेगा. तो रेजोल्यूशन भी एक सर्टेन लिमिट तक अचीव हो सकता है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड के बारे में क्या कहा गया, इट इज़ द मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट द मेजरेबल आउटपुट. यानी कि मिनिमम इनपुट जो कि रिक्वायर्ड है मेजरेबल आउटपुट के लिए, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू. जैसे कि आप देखते हैं कि पीएन जंक्शन हमारा डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन डायोड की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 0.7 वोल्ट है. तो यानी कि 0.7 वोल्ट के बाद ही वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसको
अचीव करेगा, यानी वो कंडक्टिंग स्टेज में आएगा। उससे पहले जितने भी आप करंट अगर वो 0.2 0.3 भी फ्लो हो रहा है, ऑल्दो इट इज इन द फॉरवर्ड बायस, मगर वो इस तरीके से उसको कंडक्टिंग स्टेज में नहीं आएगा। तो आफ्टर रीचिंग और अटेनिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू, द पीएन डायोड विल बी इन द conducting stage. So this is all about the threshold concept. Next is student drift. What is drift? The deviation of the output of an instrument from desired value for a particular input. कहता है कि जैसे आप देखते हैं कि आपने रिस्पॉन्स, आप अब देखते हैं कि आपका एक रिस्पॉन्स है लीनियर नेचर का, मगर जब आप उसको एक्चुअल में जब ऑपरेट करते हो सिस्टम को, तो वो आपके लीनियर ना होके वो कुछ डेविएट करता है ना। तो डेविएट करेगा तो कितना डेविएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल रिस्पॉन्स। तो जितना भी रिस्पॉन्स एक्टिव डेविएट करा, दैट इज द ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का जो क्लासिफिकेशंस हुआ है स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस में हुआ है। एक है जीरो ड्रिफ्ट, जोनल ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। तो ये इसके ग्राफ्स हैं, जैसे आप दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कि पहला वाला है जीरो ड्रिफ्ट, दूसरा है स्पैन ड्रिफ्ट और तीसरा है जोनल ड्रिफ्ट, और इसको हम स्पैन ड्रिफ्ट प्लस जीरो ड्रिफ्ट का कॉम्बिनेशन भी कहा करते हैं। तो जीरो ड्रिफ्ट में आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि एट द ओरिजिन, है ना, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, लीनियर दिखा रहा है, बट आपको आउटपुट कहाँ मिल रहा है, वाई एक्सिस पे आप देखिए कि जीरो ड्रिफ्ट और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में आपको कुछ ना कुछ एक गैप दिखा हुआ है। तो ये गैप की वजह से ही आपको उस समय तक आपको कोई भी मूवमेंट सिस्टम के अंदर नहीं दिखती है। आफ्टर दैट मूवमेंट, आफ्टर दैट वैल्यू व्हेन इट इज अचीव्ड, तो उसके बाद ही वो सिस्टम क्या है जो है ऑपरेटिंग कंडीशंस में आया। ऑल्दो द जो आपका ऑपरेटिंग कंडीशन का जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड आउटपुट वो लीनियर नेचर का है, बट इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन सेक्शन। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि डिजायर्ड आउटपुट में और जो एक्चुअल आउटपुट बोल रहा है वो इस तरीके से डायरेक्ट अचीव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए एक जीरो ड्रिफ्ट कहा गया। सेकेंड वन इज द स्पैन ड्रिफ्ट। जैसे कि आप स्पैन ड्रिफ्ट में देख रहे हैं कि एक्चुअल में मैंने कहा कि लीनियर ड्रिफ्ट जो है ओरिजिन स्टार्ट हुआ डिजायर्ड आउटपुट डॉट डॉट लाइन से जो है आइडेंटिफाई किया हुआ है, जबकि आपका आउटपुट कहाँ फ्लो कर रहा है, अवे फ्रॉम द डिजायर्ड आउटपुट। तो जितना ये चेंज होगा, डेविएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड आउटपुट, इसको हम बोलेंगे स्पैन ड्रिफ्ट। और जो हमारा जोनल ड्रिफ्ट होता है स्टूडेंट्स, वो कॉम्बिनेशन होता है जीरो ड्रिफ्ट प्लस आपका जीरो ड्रिफ्ट का कॉम्बिनेशन, यानी कि स्पैन ड्रिफ्ट प्लस जीरो ड्रिफ्ट दोनों ही लगेगा आपके जोनल ड्रिफ्ट के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड ग्राफ के अंदर कि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मेरी इस तरीके से दिख रही है, जबकि मुझे मिल कहाँ रहा है, वो कुछ ऊपर जाके मिल रहा है, और वो भी अवे फ्रॉम द एक्चुअल ग्राफ और सिग्नल। तो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रिफ्ट which are classified in 3 categories: zero drift, zonal drift, span drift. तो this is the drift. नेक्स्ट इज डेड जोन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स। इट इज रेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। देखो बड़ा इजी तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि ऐसा इनपुट क्वांटिटी जिसके लिए आपका कोई आउटपुट ही ऑब्जर्व ना हो। तो इसका ग्राफ देखो देख रखा है मैंने कि डेड जोन का मतलब क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, और जैसे स्टार्टिंग ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आउटपुट पर या ग्राफ पे, तो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव होने के बाद ही उसने क्या है अपने आप को एग्जिबिट करना स्टार्ट किया। तो ये इस तरह के जो गैप लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जैसे आप कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट को शो नहीं हो रहा, सिस्टम आपको कुछ एग्जिबिट करके नहीं दे रहा, तो वो डेट गैप इज नथिंग बट इज योर डेड जोन। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट इनपुट चेंज टू विच आउटपुट इज जीरो, यानी कि जितना ज़्यादा लंबा इनपुट होगा जिस पे आपका आउटपुट जीरो होगा उतना ही बड़ा डेड जोन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज एक्यूरेसी, सेकेंड वन इज प्रीसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन को हमने डिफाइन किया, उसके कुछ स्पेशल नोट्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया नोट से। तीसरा इन सेंसिटिविटी, फोर्थ वन इज रेजोल्यूशन, फिफ्थ वन इज डेड जोन, नेक्स्ट वन इज ड्रिफ्ट को भी हमने क्लासीफाई किया। और देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्टैटिक कैटेगरी, दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। तो होता क्या है कई बार कि क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग टर्म में ना पूछ के वो क्या करता है उसके सब सेक्शन बना देता है ना कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ए पार्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिपीटेबिलिटी, बी पार्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सी पार्ट
सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन, इस तरीके से आपको वो डिफाइन करने को बोल देता है। तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या है, एक लेंथ क्वेश्चन है जिसमें हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन अचीव होगा। तो स्टूडेंट देखिए कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी के अंदर क्या है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में कहता है कि इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच अ गिवन वैल्यू मे बी मेजर्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब आप किसी आप किसी वैल्यू को मेजर करते हो अगेन एंड अगेन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मैं कहता हूँ एक घंटे में मैं एक इंस्ट्रूमेंट को बार बार ऑपरेट कर रहा हूँ और अगेन एंड अगेन मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो देख रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा कि कितना वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज जा पा रहा है, यानी डिग्री ऑफ इट्स क्लोजनेस। तो ये है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी कि क्षमता। इसका दूसरा पार्ट है वो है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिपीट्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेट्स ऑफ रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। कहता है कि ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस किसकी बात कर रहा है, यानी कि एक सेट ऑफ रीडिंग दे रखी है, उस सेट ऑफ रीडिंग्स को दोबारा रिपीट करने की जो क्षमता है, दैट इज द रिपीटेबिलिटी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जब आप ऑपरेट कर रहे हो एक रेगुलर इंटरवल के अंदर, तो क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट वही सेम रीडिंग दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, बार बार वही सेम रीडिंग दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जबकि रिपीटेबिलिटी में क्या है, तो जबकि रिपीटेबिलिटी में क्या है कि आपको एक सेट ऑफ गिवन रीडिंग्स दी हुई है जिसके हेल्प से आपको वही रीडिंग्स को दोबारा रिपीट करवाना है। तो ये है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बीच में डिफरेंस। तो एक मैंने छोटा सा इसमें डिफाइन किया हुआ है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ये पार्ट आपके जो कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग पार्ट है, जो आप वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ ये उसको डील करोगे आप। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया है क्योंकि ये क्वेश्चन डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक से ना पूछ के वो ऐसे ही पूछेगा कि हाउ यू क्लासिफाई द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट देखिए डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम में क्या होगा कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डायनेमिक रिलेशंस कंसिस्टिंग द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। तो परफॉर्मेंस बेस्ड आपका जो डायनेमिक रिलेशन, देखो स्टैटिक का मतलब जो चेंज ना हो, डायनेमिक चेंजिंग हो रहा हो। तो टू एग्जामिन द डायनेमिक रिलेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर यूज्ड। कहता है क्या मतलब है इस चीज़ का, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की जब आप सिस्टम की आस्पेक्ट, सिस्टम के बिहेवियर को आप जब स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इक्वेशंस की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि आपने अपनी मैथमेटिक्स में जो आप देखते हैं कि जितने भी आप जेड ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो दैट इज द वो एक मैथमेटिकल पार्ट है। जब उसका हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं अपने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर, तो कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम कैसे स्टडी करेंगे, उसका बिहेवियर कैसे चेक करेंगे। तो विद दी हेल्प ऑफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद स्टूडेंट, चूंकि वो टाइम डोमेन एनालिसिस में होगा, अगर हमें उसको थोड़ा उसका सिस्टम चेक करना है तो हम उसको जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी चेक कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारे पास बहुत सारी अदर मेथड्स भी हैं कि हम उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है हमारी चेक होगी विद दी हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिस्टम का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उसका सिस्टम का स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और अदर पैरामीटर्स भी आराम से चेक कर सकते हैं। साथ में ये भी कहता है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इंडिकेटिंग टाइप आर एग्जांपल्स ऑफ second order rotating mechanical systems, therefore their response depends upon the damping ratio of the instrument। यहाँ damping ratio का कंसेप्ट आया स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करूँगा। जैसे आप डोर क्लोजर देखते हो, तो डोर क्लोजर में आप देखते हैं जैसे व्हेन यू पुल द डोर, तो आप देखते हैं कि जैसे ही आपने छोड़ा तो एकदम से वो बहुत तेज़ी से जाके लगता है, जबकि उस पर एक डोर क्लोजर पर लगा रखा है। तो हमने क्या करते हैं कि जब डोर क्लोजर को थोड़ा सा उसके ऊपर एक ट्यून करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो एक थोड़ा सा उसमें झटके लगते हैं, झटके लगने के बाद वो क्या होगा, स्टेबल डाउन होगा। तो इस तरीके से डैम्पिंग रेशियो भी हमारे सिस्टम में होता है। तो जितने बल्कि सिस्टम होगा उसको स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, यानी कि व्हेन यू फर्स्ट अप्लाई द इनिशियल स्टार्ट फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो वो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका एक स्लगिश नेचर का है। जितना सिस्टम हल्का, जितना सिस्टम कॉम्पैक्ट, उतना ही अच्छा तरीके से उसका फास्ट रिस्पांस होगा, जल्दी स्टेबल होगा, जल्दी सेटल डाउन होगा। मगर जब भी जितने ज़्यादा इसके अंदर कंपोनेंट्स जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि इसमें इंडक्टिव कंपोनेंट्स कहता हूँ,
मैं कहता हूँ कि उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगा हुआ है, या और भी ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे वो पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स नेचर का बना हुआ है और हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस स्टार्ट करने के स्टेज में वो थोड़ा सा स्लगिश नेचर, यानी कि धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला सिस्टम बनेगा। तो जैसे कि आप देखते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आप देखते हो कि एयर कंडीशनिंग में आप देखते हैं कि जब आपने 22 डिग्री सेल्सियस आपने उसमें डिज़ायर टेम्परेचर रखा, तो 22 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक बार 5 मिनट आपका जो है फैन रोटेट करेगा, उसके बाद कंडेंसर ऑन होगा। तो कंडेंसर तब तक ऑन रहेगा जब तक कि वो 22 डिग्री सेल्सियस को अटेन ना कर ले। जैसे ही वो 22 डिग्री को अटेन करेगा तो कंडेंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम्स हैं जो अपने डायनेमिक करेक्टरिस्टिक को मेजरमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स का लेक्चर समझ में आया होगा। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ट्रांसड्यूसर की क्लासिफिकेशंस और उनके ऊपर वैरायटी जो जितने भी सब सेक्शंस हैं वो डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।